अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का करम। नसीब साहब, ये बाकी लोग कहाँ हैं? तानू सर, मैं से ग्रुप में दोबारा मैसेज कर देता हूँ उनको। ठीक है। और वो केस स्टडी भी एक पढ़ने को कही थी, और क्विज की भी बात हुई थी लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर। सर, सर, ये अभी जीआरई की करने लगे हैं या सीजीएल की? हाँ जी, आ रही।
जी स्टार्ट करें। जी जी सर, स्टार्ट करें। अच्छा, केस स्टडी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ रीड किया, पढ़ा, कुछ समझ में आई कि क्या बात हो रही है उसमें और क्या नहीं हो रही है? यस सर, पार्शली मतलब 40 to 50% तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई हैं कुछ स्टार्ट से। ठीक है, क्या मसला बाकी सर हुआ उसका था एक, आपको? जी सर। मसला क्या हुआ था और एनरॉन कंपनी क्या थी, जी जी सर, इश्यूज ये क्या थे? सर मुझे जो चीज़ समझ आई है वो यही है कि यानी एनरॉन एक कंपनी थी जो मतलब गैस इंडस्ट्री में इन्होंने स्टार्ट लिया था पाइपलाइंस के हवाले से। तो फिर हम्म, लेटर ऑन ये किया कि उन्होंने उसको एक्सपेंशन की तरफ लेके गए इंसेंटिव्स के थ्रू। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको एक्सपेंड करके वाटर सेक्टर की तरफ भी लेकर गए यूएसए में। आई थिंक 1986 में शायद ये बनी थी। तो फिर हाँ, लेटर ऑन इन्होंने कुछ प्राइवेटली हायरिंग्स की जिसमें कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी शामिल था। और कुछ हम्म, उनकी अपनी जो पर्सनल जो थी, कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो फिर बुरी तरीके से आई थिंक 2001 में हुई बैंकरप्टेसी की तरफ गई। और हम्म, ये जो थी एनरॉन मतलब एक टॉप क्लास की अकाउंटेंसी फर्म थी जो कि फिर दोबारा से मतलब सरवाइव नहीं कर सकी। तो इस तरह की चीज़ें सर इसमें थी केस स्टडी में आई थिंक। अच्छा जी। ये जो हसीब कियानी साहब है, जी सर, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? कुछ सर अल्लाह का शुक्र सर। जी, कुछ रीड किया, कुछ समझ में आई, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ जो कि खावर साहब से रह गई हो तो वो आप बता दें। सर सेम सर, यही सारी सिचुएशन थी सर उसमें जो सर अच्छा खाव ने डिस्क्राइब किया सर। अच्छा, तो खावर साहब ने क्या डिस्क्राइब किया? सर एनरॉन कंपनी का जो था सर केस स्टडी, हाँ हाँ, उसके इश्यूज और क्या हुआ क्या था एनरॉन में, मसला क्या था? सर ये काउंटिंग स्कैंडल था सर उनका एक। अमेरिकन एनर्जी एनर्जी कंपनी है बेस्ड इन ह्यूस्टन से टेक्सास। ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ क्या था? कुछ कुछ रीड किया या नहीं किया था? ये केस स्टडी मैंने जो भेजी थी। सर मैं उसको सर थोड़ा सा पढ़ सका सर, ज्यादा कर नहीं सका। सर बैंकर हूँ, मंथ एंड भी चल रहा है, ईयर एंड भी था, उस वजह से सर इतना कंसंट्रेट कर नहीं सका, सॉरी। ठीक है, 4 पेजेस थे यार, थोड़ा सा फेसबुक से ही टाइम निकाल लेते। चलें, कोई नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केस स्टडी असल में जिस वक्त तक थोड़ी सी पहले से रीड जब तक ना हुई भी हो तो फिर ये है कि वो उसमें ना वो बात मज़ा नहीं आता है जो। एनी हाउ, चलें। हंजला ताहिर साहब, क्योंकि ये जो है ना, जो जो हमारा कोर्स है, कोर्स बेसिकली सीधी सीधी सी थेरी भी है, वो भी अगर मैं आपको दे दूं तो वो बेसिक पर्पस जो उसका है, वो अगर हम जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे इसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस में, तो जो जो वजूहात हुई, जो केसेस हुए, तो वो अगर पढ़ेंगे तो ज़रा कुछ थोड़ी सी बात प्रॉपरली बैठेगी भी। जी हंजला ताहिर। यस सर। जी, केस स्टडी पढ़ी थी? नहीं सर, ऑफिस की वजह से सर मैं नहीं पढ़ सका। ठीक हो गया। और अदनान खालिद साहब, क्योंकि जो क्विज अस्सलाम सर। असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं ना, वो लगाऊंगा भी इसी की बेस पे। ये जो 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 रीडिंग असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूँ ना, जैसे ये केस स्टडी आपको पढ़ने के लिए दी थी, तो क्विज असाइनमेंट्स वगैरह के जो मार्क्स होंगे उसमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी। चलें, फिलहाल तक तो वैसे तो मैंने अनाउंस किया था, लेकिन अगर थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी थी तो खबर साहब।
सीआर आप ही हैं? जी जी सर। तो हम आपको गवाह बनाते हैं कि आज बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ये कुछ असाइनमेंट्स के मार्क्स जो होंगे वो इन्हीं रीडिंग असाइनमेंट्स पे होंगे जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो एनी सर हम देख लेते हैं कि फिर क्या है। पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री है सर जिस जी जी ओके सर। जी नहीं, जी सर आप मुझसे पूछ रहे थे। अ, कौन? मैं, अदनान खालिद। हाँ जी हाँ जी, सर केस मैंने स्टडी। थोड़ी जी सर थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की थी, थोड़ी सी बहुत। हाँ हाँ सर ये जो एनरॉन कंपनी थी, इन्होंने स्टार्ट किया था ये जो गैस है उसके एज अ उसमें स्टार्ट किया था, उससे स्टार्ट किया था। फर्दर ऑन इन्होंने जो जो पावर है उसका भी कुछ प्लान कुछ ऐसा कुछ किया था। बट इसमें जो इशू आया था, इसके जो सीईओ थे मेरे ख्याल में स्केलिंग ऐसा कुछ नाम था सर। तो अच्छा तो उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि ये जब कोई कोई डील कर लेते थे तो वो रिकॉर्ड उसी टाइम कर लेते थे, जबकि उनको फ्यूचर में जब रिसीव कुछ हुआ होता नहीं था तब तक, और ये रिकॉर्ड उस टाइम कर लेते अपने अकाउंट्स में, जबकि हैंड इन कैश इनके पास कुछ नहीं होता था। और उसका वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का भी आ जाता था, जैसे कि फ्यूचर में उनको रिसीव होना था वो प्रेजेंट वैल्यू पे अभी रिकॉर्ड कर देते थे, और जो उसके जो एक्सपेंसेस होते थे वो उसको फ्यूचर वैल्यू में रिकॉर्ड कर देते थे, जो उससे अमाउंट का डिफरेंस काफ़ी आ जाता था। जो 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 उसकी वजह से इनको ये एक इशू मेरे ख्याल में ये भी था। और बाकी जो ऑडिट फर्म थी सर, उसके बहुत ज़्यादा कुछ कुछ लोग कंपनी में हायर हुए थे, ऑडिट और फर्म ऑडिट फर्म भी। हेलो मैंने कहा ऑडिट फर्म कौन सी थी? सर, एंडरसन थी मेरे ख्याल में। ऑर्थर एंडरसन। ठीक है जी सर वही, और सर एंडरसन। ठीक है। जी सर। तो खावर कुद्दूस और अदनान। जी सर। ठीक है, आप दोनों का नाम मैं नोट कर लेता हूँ। सर आई थिंक मैंने एक जो पॉइंट सोचा था कि मतलब जो लुबे लुबाब है इसका, हाँ आई थिंक कि वो ये था कि मतलब जो जैसे आपने बताया था ना कि 5 रूल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं इस तरह के। तो आई थिंक कि बाद में आगे चल के ना वो उनको मतलब फॉलो नहीं कर पा रहे थे ना, उसमें उन्होंने बहुत सारी एम्बिग्यूटीज पैदा कर दी थी, तो शायद इस वजह से उनकी बैंकरप्टेसी हो गई। ठीक है। सर ये जो इनके जो सीईओ थे हाँ स्केलिंग्स, मेरे ख्याल में वो अभी 2019 में उनकी सजा खत्म हो गई थी, कुछ 8 साल के 10 साल उनको सजा हुई थी, और अभी वो जेल से निकले। और दूसरे जो थे जिन्होंने बनाई थी, कैनली कैनली जो था सर, वो जब उनको सजा हुई थी मेरे ख्याल में 4 साल की या 5 साल की, तो वो सजा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, कुछ हार्ट अटैक ऐसा कुछ, ऐसा मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था इसके बारे में। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो टोटल वैसे हम हैं कितने इवनिंग में उसमें जीआरई में? सर हम लोग 10 लोग हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अदनान साहब ने और अभी तक आप नहीं किया है ना पार्टिसिपेट? सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मेरी पार्टिसिपेशन ठीक भी है 100% रहेगी सर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज़्यादा होती जाए उतनी अच्छी बात होगी। और इंशाल्लाह सर। अच्छा, तो फिलहाल हैं हम लोग इस वक्त तकरीबन 5 लोग हैं, यानी सर आपको मिला के 5 हैं। जी सर। ठीक है, तो वो 6 शो कर रहा है। सर उसमें 2 आप हैं सर, एक आपकी स्क्रीन है सर और एक आप। 4 हैं, और वैसे हम 10 हैं। जी सर स्ट्रेंथ 10 की है। ठीक हो गया। अच्छा,
तो केस स्टडी देख लेते हैं कि एनरॉन वाज क्रिएटेड इन 1986 बाय केनले to take advantage of the opening he saw coming out एक्सक्यूज of मी the सर। जी जी सर एक चीज़ पूछनी थी कि मतलब इस ये जो भी आप करवाने लगे हैं, इसको सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कराएंगे? इसको मतलब नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना? जो इसी ये आप खोल लें हम लोग सॉफ्ट में केस स्टडी, फिर उसी के ऊपर देख लें। केस स्टडी वैसे तो ये आपके सामने अपीयर हो नहीं रही। सर हो रही है, बिल्कुल वो हाँ तो हाँ हो रही है। चले नोट सर, फिर इसमें ना बता दीजिएगा कि कौन सी चीज़ मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करनी है हमने। ठीक है। केस स्टडीज जो होती है ना बेसिकली वो किसी ना किसी टॉपिक्स का एक होलिस्टिक व्यू देने के लिए होती है कि अब ये हमारा बेसिकली जो एनरॉन का केस है, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था, ये इसका बेसिकली एक हॉलिस्टिक सा व्यू देगी कि ओवरऑल एक व्यू बता देगी कि यार ये टॉपिक क्या था, क्यों है, गवर्नेंस किस लिए ज़रूरी है, मसले मसाइल क्या हो सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगी कि यार मसले क्या हुए थे जिसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट है या ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया और चीज़ें जो है वो ज़रा थोड़ी सी चेंज हुई जिस तरह वो चेंज हुई हैं। तो इसी तरह आपको जो भी हम नेक्स्ट उसकी तरफ हम जाएंगे, चैप्टर की तरफ जाएंगे या टॉपिक की तरफ जाएंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पहले पढ़ने के लिए दूंगा। उसको अगर आप पढ़ के आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम थ्योरी में जाएंगे कि यार वो वहाँ वहाँ जो रीडिंग असाइनमेंट मैंने आपको दी थी उसके अंदर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, देखें थ्योरी में यही सारी चीजें पहले से मौजूद हैं। सर जब आप ये पेपर में देंगे, आपने कहा था कि मैं दूंगा मिड्स में, हाँ जी हाँ जी तो उसमें फिर उसके अंदर से हमने आंसरिंग करनी होगी जो आप हाँ केस जी स्टडी हाँ जी देंगे। हाँ जी बिल्कुल उसी के ऊपर जो हमने क्लास में डिस्कशन की भी होगी। पेपर जरा मिक्स एंड मैच किस्म का होगा, मिड टर्म वाला तो बहुत ज्यादा मैं चेंज एज सच और केस स्टडी बेस्ड में नहीं लेके आऊंगा। उसमें होगा ये कि हम लोग कुछ ये जो हम थ्योरी करते रहे हैं अभी तक, हमने जो थ्योरी अभी तक पढ़ी है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी की। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का करम। जी सर, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार यार। अच्छा, तो कुछ तो हमने एक ये चैप्टर नंबर 1 जो था ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है जो कंपनी लॉ के जो डायरेक्टर्स से रिलेटेड सेक्शंस थे वो। और फिर हमने कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस अभी तक ये जो इसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन से होते हैं और एग्जीक्यूटिव कौन सा होता है और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड क्या है। ये चीज़ें अभी तक हमने ऐसी हैं जो कि डिस्कस की हुई हैं। अदर देन जो कि हमने कि कंपनी कौन कौन सी होती है और उसमें उसकी टाइप्स क्या होती हैं और ये चीज़ें अभी तक ऐसी हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं। और पेपर जब होगा तो पेपर फिलहाल ज़्यादातर इन्हीं
पड़ी हुई चीज़ों से जो एक नॉर्मल पेपर हुआ करता है, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर उसी से रिलेटेड होगा। 70% तकरीबन ऐसा ही होगा। एक आध कोई फिर हो सकता है मैं केस स्टडी बीच में शामिल कर दूं और आपको रीड करके उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो कि हम या वो चीज़ें जो हम क्लास में डिस्कस उससे कर चुके होंगे उससे रेलेवेंट, तो एक दो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड या रेलेवेंट होंगे। ठीक है। और कोशिश हमारी यही होगी कि जो केस स्टडीज वगैरह हम पढ़ चुके हैं वही आपके साथ रिपीट की जाएं और उसी में से ही आपसे डिस्कशन वाइज कोई क्वेश्चंस पूछे जाएं जो कि आपने आगे आंसर करने। ठीक है। आवाज मेरी आ रही थी? मैं अपने साथ ही जी सर। अच्छा जी आ सर, रही। कोई डेट शेयर की है सर इजाज ने मिट के हवाले से? यार अभी आजकल तो मैं इतना खुद शदीद तरीन फंसा हुआ हूं ना कि ये इन चीज़ों की तरफ मेरा अभी तक फिलहाल तो ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं डेली बेसिस पे बस मैं उठता हूँ, देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कमिटमेंट्स कौन कौन सी हैं और मैं उसके हिसाब से चलता जा रहा हूँ। डिस्कस मैंने करना है कि डेट क्या है और कुछ हमने मेकअप्स भी करनी होंगी नहीं करनी होंगी, पढ़ा हमने क्या है, पेपर में क्या देना है, कब तक देना है, किस तरह देना है, वो ज़रा डिस्कशन मेरी हो जाए। ये तकरीबन ट्यूसडे ज़रा मेरी जान थोड़ी सी फ्री हो जाएगी हल्की फुल्की, तो वंस वो हो जाए तो फिर उसके बाद मैं डिस्कस करके तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। इंशाल्लाह सर। ठीक है। अच्छा, तो हम थे कि क्या, हाँ जी, एनरॉन वाज क्रिएटेड बाय केन ले in 1986 to take advantage of the opening he saw coming out of the deregulation of the natural gas industry in USA। अब डीरेगुलेशन से मतलब जो है वो क्या हो सकता है, ये बताएंगे हसीब कियानी साहब। डीरेगुलेशन क्या मतलब? हसीब साहब बैंकर है ना? जी सर। जी, तो बैंकर्स को तो रेगुलेशंस और डीरेगुलेशंस का पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। बिल्कुल सर। सर एक रेगुलेशंस तो सर जो फॉलो करनी होती है सर स्टेट बैंक की तरफ से है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो रेगुलेशंस वगैरह होंगी वो एसईसी की तरफ से होंगी, जैसे कि हमारा एसईसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसी तरह वहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो में जो डी रेगुलेशंस आई कि ऑटोनॉमी ज्यादा दी गई कंपनीज को कि भाई आप अपना हिसाब किताब खुद देखें, तो उसने उसमें ओपनिंग देखी, जी सर। उसने कहा यार इस तरफ आना चाहिए, यहाँ पे रूम हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है कि चीज़ों को चलाया कैसे जा सकता है, फाइनेंसेस इकट्ठे कैसे किए जा सकते हैं और फिर उन फाइनेंसेस के साथ आगे क्या किया जा सकता है, उसमें भी हमारे पास क्योंकि डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है तो काम जो है वो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। What started as a pipeline company was transformed by the vision of McKinsey consultant Jeff Skilling, who had the idea of applying models used in the financial services industry to the deregulated gas industry. इस बंदे ने फिर इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की कंपनी को to make it much more than just a pipeline company. He persuaded Enron to set up a gas bank through which buyers and sellers of the natural gas could transact with each other via a regulator whose contractual arrangements would provide both parties with reliability and predictability regarding pricing and delivery. Enron duly recruited him to run this business, and he rapidly built up a major gas trading operation through the early 90s. अब जैसे वो गैस बैंक की जो बात कर रहा है कि जिसने भी बाइंग सेलिंग करनी हो वो चैनल हमारा ही यूज करे, और उससे फिर ये होगा कि कंट्रोल आपके पास रहेगा और चीज़ों की मैनेजमेंट भी ओवरऑल और डिपेंडेंसी जो आपके ऊपर है वो कायम रहेगी। तो during this time, Enron was extending its pipeline operations into a wider power supply business,
initially in the USA and then on an international scale, completing a large plant at Teesside in the UK and contracting to build a huge plant near Mumbai in India. In due course, it had deals all around the globe, from South America to China. The hard-driving expansion of Enron's power business worldwide created a global reputation for Enron. अब इन्होंने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि they were at one time the third largest energy or power producing company in America, and at one time they were the seventh largest. Ratings obviously change वगैरह होती रहती हैं, लेकिन at one time they were the seventh largest energy sector company in the whole world. तो और अभी जैसे इंडिया में भी हैं और चाइना और साउथ अमेरिका की बात भी इन्होंने की भी है, तो बिजनेसेस का काफ़ी वाइड रेंज था. एशिया में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में तो ये पहले से ही थे. Skilling's vision was to transform Enron into a giant asset-like operation, trading power generally, and his next target was trading electricity. Lay was lobbying Washington hard to deregulate electricity supply, and in anticipation, he and Skilling took Enron into California, buying a power plant on the West Coast. आहिस्ता आहिस्ता गैस से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी में आए, तो इसीलिए फिर पावर जनरेशन ओवरऑल वैसे फिर कंपनी बाद में जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस था वो इनका काफ़ी ब्रॉड हुआ, और अपने मुल्क में भी फिर इन्होंने जो पाँव थे वो अपने प्रॉपरली जमाने शुरू कर दिए थे. Enron's national reputation rested on the rapid expansion of its domestic business and its steadily growing revenue and earnings from trading. So on the back of his track record, Skilling was appointed Chief Operating Officer by Ken Lay, and he then embarked upon transforming the whole of Enron to reflect his vision. बनाने वाला कैन ले था, जो बेसिकली चलाने वाला जो था वो ये स्किलिंग ही था, क्योंकि the operation was completely his brainchild. तो उन्होंने इसी को ही फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगा दिया था. Observing the .com boom, Skilling decided Enron could create a business based. ये .com boom जो है ये hopefully अभी तक ये लेट 90s और अर्ली 2000s में ये .com यानी ये जो ई ट्रेडिंग और ई बिजनेस जो है, जो हम अब जाके थोड़ा बहुत हमने अडॉप्ट करना शुरू किया है, तो ये चीज़ वहाँ पे पहले से आई हुई थी. Skilling decided Enron could create a business based on a broadband network which could supply and trade bandwidth, and he set out to build this at a great pace. इन्होंने कहा यार हम भी बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें. However, the experiment in deregulation in California didn't work. And in due course was reversed with recriminations all around. Moreover, the international business expansion wasn't underpinned by adequate administration, and many of the contracts later turned bad. Obviously, operations फैला बहुत ज़्यादा लिए थे, और कुछ चीज़ें इनकी उसमें हक में नहीं आई. कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से फिर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे जो कि उन्होंने कर लिए थे और फिर वो उसको हैंडल प्रॉपरली नहीं कर पाए. So Enron then took the decision to build on its international presence by becoming a global leader in the water industry and bought a big water company in the UK, following it up with a big deal in Argentina. अब ये ऐसी कंपनियों को conglomerates कहते हैं कि जो एक बिजनेस में थी, फिर दे काइंड ऑफ चेंज देयर बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में आए, दूसरे से, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज है इंडिया में,
कि वो गाड़ियों में भी हैं और एनर्जी में भी हैं और न्यूक्लियर उसमें भी हैं, और तो वो उन्होंने भी अपना बिजनेस जो है वो काफ़ी उसमें स्टील में भी हैं। तो ऐसी कंपनियों को कॉन्ग्लोमरेट्स कहते हैं। होपफुली आप लोगों को इसका पहले से जो है वो पता होगा। तो इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी वाटर इंडस्ट्री में भी इन्होंने छलांग मार दी, गैस में भी थे, इलेक्ट्रिसिटी में भी गए, और फिर at this point around 2000 Enron's reputation was still riding high, and Lay and Skilling were looked up to as visionary thinkers and top business leaders. अब ये जो स्पेसिफिकली ये जो इस किस्म की हरकतें थी, अब इसके ऊपर बाद में फिर बहुत रिसर्च हुई, क्योंकि इस किस्म की हरकतें खाली इन्होंने नहीं, बहुत और भी बहुत से लोगों ने जो है वो रिपीट की कि आपने जो अपनी बुरी कारकर्दगी होती है, बुरी कारकर्दगी को छुपाने के लिए आप एक्विजिशंस की तरफ चले जाते हैं, कंपनियां बाय करना शुरू कर देते हैं। अब कंपनीज जब आप बाय करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी इंटेंजिबल्स वगैरह भी आपको बाय करने पड़ते हैं, और इंटेंजिबल्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यूएशन जो है वो ज़रा थोड़ा सा ग्रे एरिया है। बिल्डिंग की वैल्यूएशन में दो नंबरी करना ज़्यादा इतना आसान नहीं है। बिल्डिंग है, उसकी एक मार्केट वैल्यू, क्लियर मार्केट वैल्यू होगी बेस्ड ऑन दी एरिया जहाँ पे वो है, लोकेशन जिस किस्म की है, और बिल्डिंग जिस किस्म की बनाई गई है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लग जाएगी। इन्वेंट्री की वैल्यू में ज़्यादा दो नंबरी करना पॉसिबल नहीं है, इक्विपमेंट की वैल्यू में ज़्यादा दो नंबरी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपकी गुडविल की वैल्यू क्या लगा रहा हूँ, ये जरा दिस इज काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया। मैं आपके पेटेंट्स परचेज करना चाहूंगा, तो पेटेंट्स अगर मैं परचेज करूंगा तो उसकी मैं वैल्यू क्या लगाऊंगा, दैट्स काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया। यहां पे रूम बहुत ज्यादा है दो नंबरी करने का, नंबर वन। और नंबर टू के ऑब्वियसली जब मैं ये इंटेंजिबल्स परचेज कर लूंगा तो इन इंटेंजिबल्स की डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वगैरह भी होगी। इंटेंजिबल्स की डिप्रिसिएशन तो नहीं होती, अमोर्टाइजेशन होती है, या उसकी इम्पेयरमेंट होगी। और मेरे पास अगेन एक एवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि मैं मैनिपुलेशन अपनी फिगर्स की कैसे कर सकूं। इस पे बाद में बहुत रिसर्च हुई है, मेरा अपना भी, क्योंकि जो पीएचडी है, मेरे पीएचडी का एरिया भी बेसिकली अर्निंग्स मैनेजमेंट ही है। तो ये बहुत क्लासिक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि इन्होंने कैसे कंपनीज बाय करने के हिसाब से और कंपनीज बाय कर करके, और इन्होंने कैसे जो है वो अपनी मैनिपुलेशन और दो नंबरियां जो थी, उन दो नंबरियों को छुपाने की कोशिश की। और यानी देवर अहेड ऑफ देयर टाइम। जिस वक्त ये दो नंबरियां कर रहे थे उस वक्त तक प्रॉपरली इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लोगों के जहन में भी नहीं आई हुई थी कि यार ये क्या काम हो रहा है। अब ये दिस मे सीम टू बी अ वेरी हेल्दी चीज़ के यार क्या बात है भाई, गैस में थे और माशाल्लाह फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी चले गए, और क्या बात है जी, यूके में जाके इन्होंने वाटर इंडस्ट्री में भी घुस गए हैं और वहाँ पे भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तो काम कर दिया है। लेकिन जो ये उसके अंदर जो इन्होंने हरकतें लगाई हुई थी, वो जब कंपनी डूबी तो फिर लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि यार ये चीज़ होती क्या है, ये सिक्योरिटाइजेशन क्या चीज़ होती है, जो कि हो रही थी और हमें पता नहीं था। और इन्होंने 3,000 के करीब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी कंपनीज के अंदर, और वो जो मास्क किया हुआ था सारी उन उन चीज़ों को जो कि लोगों के सामने बाद में आई, और लोग फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के ऊपर फिर रिसर्च जब हुई तो फिर पता लगा कि यार अच्छा ये क्या होता रहा है, और फिर इट फॉलोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने शुरू हुए। अमेरिकन कांग्रेस में भी ये चीज़ डिस्कस हुई जब एनरॉन वो हुई। इसको हम फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। तो होपफुली जो बात मैंने की है वो कोई थोड़ा बहुत बता सकता है कि ये कौन कौन है जी हमारे साथ। एक तो नईम अख्तर साहब हैं जिनके साथ अभी तक हमारी बात नहीं हुई है।
नईम साहब अभी तक की कुछ बता सकते हैं समरी? मैं अपने साथ खुद ही तो नहीं बोली जा रहा? नहीं सर। नहीं सर, हम सुन रहे हैं सारे। आवाज आ रही है सर? वो नईम साहब पता नहीं है शायद। फरुख फरुख शहजाद जी जी इधर जी ही जी है? सर, इधर ही। अच्छा। ये पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स क्या हैं? गूगल किए बगैर कौन बता सकता है? पेटेंट आपकी। कोई भी बताएगा सर? जी जी। सर कोई भी बता सकता है सर? हाँ हाँ, कोई भी बता सकता है। सर किसी चीज का लाइसेंस जो है सर, ठीक है। मतलब कोई आपने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है सर, उसकी ईयरली फीस होती है या कुछ है, तो वो उससे पेटेंट्स वगैरह में आता है सर। अच्छा, तो वो राइट्स तो वगैरह। कोई भी नहीं नहीं है सर इंटेलेक्चुअल, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जी सर। जिसको आप रजिस्टर करवा लें, पेटेंट की अपनी अथॉरिटी होती है। उस अथॉरिटी के पास आप क्या करेंगे कि आप उसको रजिस्टर करवा लेंगे, और वंस इट इज रजिस्टर्ड तो अब आपकी इजाजत के बगैर कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता, जिस वक्त तक आप नहीं कहेंगे। जी सर, ऐसा ही है सर। जैसे कि ये, और फिर आप उसका लाइसेंस जो है वो आप ग्रांट करेंगे जिसने भी वो यूज करना होगा। तो जैसे ये है, क्या नाम है यार इसका, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, गूगल की पेटेंटेड है। गूगल की इजाजत के बगैर कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता जब तक वो लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। अगर आपने एंड्रॉयड वाला फोन बनाना है और बेचना है तो आपको लाइसेंस गूगल से लेना पड़ेगा। यार आज क्या मसला है ये? अच्छा, एक मिनट जरा। सुबह 9 बजे की असल में बिजली गई, 9 बजे की है, पता नहीं कितने बजे की बिजली गई हुई है, कुछ 6-7 बजे की बिजली गई हुई है। और अब वो मेरा लैपटॉप भी असल में शहीद होने वाला है। 1 बज गया, अभी तक बिजली आ नहीं रही। अच्छा, तो पेटेंट्स जो हैं वो ये होते हैं। अब ये पेटेंट्स जो हैं, अब आप उसकी क्या वैल्यू पे कर रहे हैं उनको खरीदने की, उस कंपनी को। और जो गुडविल थी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो भी एक इनटेंजिबल एसेट ही है। तो यहाँ पे फिर आपको खैर रूम मिल जाता है। तो ये देखने में बड़ी ज़बरदस्त बात लग रही है कि क्या बात है भाई, वो वाटर इंडस्ट्री में घुस गए हैं, लेकिन वो जो पर्पस था उनका घुसने का वो इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। At this point, around 2000, Enron's reputation was still riding high, and Lay and Skilling were looked up to as visionary thinkers and top business leaders. However, as we see elsewhere in this case study, the rapid expansion had run well ahead of Enron's ability to fund it. And to address the problem, it had secretly created a complex web of off balance sheet financing vehicles. These unwisely were ultimately secured and hence dependent on Enron's rapidly rising share price. अब वो ये चीज है जो कि और अगर मुझे वो दूसरी भी कुछ मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा कि मामला खराब कहाँ से हुआ। ये कब से इस किस्म की 2 नंबरियां कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ी जा नहीं रही थी। अल्टीमेटली कि जब वो एक जगह पे वो जैसे होता है ना कि वो उनको वो क्या कहते हैं यार, वो एक वो गिराते हैं और फिर वो पूरी एक चेन बनती है और वो सारी वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो गिरते जाते हैं, उसका कोई नाम होता है। तो खैर एनी हाउ, एक चीज जो है वो
लाइबिलिटी जो थी वो इनकी ड्यू हुई और वो पे ना कर पाए, और वहां से फिर चेन ऑफ इवेंट्स सारे निकले, और फिर वो चीज अनफोल्ड हुई कि यार ये कर क्या रहे हैं, और लोगों का बेड़ा गर्क इन्होंने कैसे कर दिया है। तो यानी जो एक्सपेंशन आपने की थी, जो बिजनेसेस आप परचेज कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली फंड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए पैसा जनरेट, एक तो उनको पैसा पे कैसे करेंगे, और अगर पैसा पे कर भी रहे हैं तो यानी पैसा पे करने के लिए आपको खुद भी रेवेन्यूज जनरेट करने थे, और वो रेवेन्यूज हमने ऊपर जैसे देखा भी कि कैलिफोर्निया में भी जैसे जो डीरेगुलेशन थी वो उतनी कामयाबी नहीं लेके आई जितना ये उसके साथ समझ रहे थे, और दीज अनवाइजली वर अल्टीमेटली सिक्योर्ड। अब वो जो लाइबिलिटीज वगैरह जो थी, जो इन्होंने, आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रोसरी परचेज करने जैसा थी जी। बिजनेस परचेज से गुडविल वगैरह कर देते हैं इस तरह करके, कुछ कैश पे कर देंगे, कुछ जो है उसके शेयर्स इशू कर देंगे, कुछ जो है वो आप बॉन्ड्स या बाकी लाइबिलिटीज जो हैं वो आप जनरेट कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप फिर वो चीज़ परचेज करते हैं। तो अब अल्टीमेटली फिर हुआ क्या कि अब जो बॉन्ड्स वगैरह जो आपने वो किए हुए थे कि भाई हम आपकी कंपनी परचेज कर रहे हैं, और लाइबिलिटीज आपने उसके थ्रू जनरेट की हुई थी, वो लाइबिलिटीज जब ड्यू हुई तो आप पे नहीं कर पाए, और फिर वहां से सिचुएशन जो है वो ज्यादा तेजी से खुलनी शुरू हुई, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। और ये जो ऑब्वियसली एक हद तक तो रेपुटेशन आपकी काम आ जाती है, लेकिन उस हद के बाद फिर ये है कि आपको जब आप डेट ज्यादा इनकर करना शुरू कर देते हैं, उधार ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो लोग भी फिर आपसे ऑब्वियसली सिक्योरिटी मांगना शुरू कर देंगे। तो ये जो उधार इन्होंने क्रिएट किया हुआ था वो दैट वाज सिक्योर्ड लोन। तो और फिर जब वो पे ये नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली सिक्योरिटीज जो आपने रखवाई हुई थी उनकी बेचने की बारी आएगी, और अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो लोग जो है वो फिर कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट करार दे के और बात खत्म कर देगा, जो कि अल्टीमेटली इनके साथ सिचुएशन थोड़ी बहुत हुई भी। ऑल्सो its hard driving culture was underpinned by incentive schemes which promised and delivered huge rewards in compensation packages to outstanding performers. The result was that to achieve, अब ये भी एक एरिया ऑफ रिसर्च रहा फिर एक जमाने तक अभी भी है। The result was that to achieve results, aggressive accounting policies were introduced from an early stage. In particular, the use of mark-to-market valuation on contracts produced artificially large earnings, disguising for some years underlying poor profitability in major parts of the business. इतनी खूबसूरत इन्होंने दो नंबरियां की, इतनी खूबसूरत दो नंबरियां की इन्होंने कि यानी जिसको फिर इवन समझने के लिए फिर यह है कि लोगों को टाइम जो है वो लगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो पहली चीज, ये पहली दो लाइनों की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल्सो इट्स हार्ड ड्राइविंग कल्चर वॉज underpinned by incentive schemes which promised and delivered huge rewards and compensation packages to outstanding performers. अब इन्होंने किया ये कि भाई ये सीईओ है और सीओओ है और सीएफओ है, वो भी इनके साथ ही था, कि इन लोगों ने अब कंपनी को आर्टिफिशियली इन्होंने उसकी पोजीशन बहुत अच्छी शो की। अब जैसे उनमें से एक चीज जो है ना ये है, इन पर्टिकुलर द यूज ऑफ मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, कि हम डेली बेसिस पे जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, और वो जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 के करीब इन्होंने डिफरेंट कंपनीज में छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कर रखी थी, 3000 के करीब, और उसकी वजह से फिर ये हो रहा है कि भाई उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर की वैल्यू जो है वो मार्क टू मार्केट उन्होंने रखी हुई है, शेयर्स हैं और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कर रखी थी। अब मार्क टू मार्केट ये होता है कि मार्केट वैल्यू के लिहाज से आप अपनी
जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप चेंज करते रहते हैं। अब वैल्यू जब बढ़ेगी उन कंपनीज की जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा कि शो होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट आपको कैश की सूरत में नहीं हो रहा, नॉन कैश फॉर्म में हो रहा, क्योंकि अभी सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ी है। आपने शेयर लिया था 10 रुपए का, अब वो शेयर हो गया है 50 रुपए का। अब शेयर मैंने बेचा तो है नहीं, लेकिन मुझे बैठे बैठाए 40 रुपए का गेन हो गया प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से। कल को प्राइस गिर भी सकती है। मैंने 50 पे रिकॉर्ड की है तो वो 30 पे भी आ सकती है, 20 पे भी आ सकती है, 5 पे भी आ सकती है। तो इन्होंने क्या किया हुआ था कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी एक तो बहुत ज्यादा, फिर ये मार्क टू मार्केट जो इन्होंने मेथड जो यूज कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली अपडेट करने का जो जो मेथड था, इससे क्या हो रहा था कि ये प्रॉफिट शो कर रहे थे, जबकि वो प्रॉफिट एक्चुअली इनकी जेब में आ नहीं रहा था। जेब में तब आएगा जब आप वो शेयर्स बेचेंगे। तो अगर आप वो शेयर्स बेचेंगे नहीं, ऐसे प्रॉफिट को हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि रियलाइज अभी तक नहीं हुआ, रियलाइज तब होगा जब मैं उस चीज को बेचूंगा। अच्छा, होता क्या था कि इस ये हरकत करने की वजह से प्रॉफिट इनका काफी शो हो जाता था, और प्रॉफिट होगा तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम स्टेटमेंट में आपकी नेट इनकम भी बढ़ जाएगी, और नेट इनकम जब बढ़ेगी तो वाह वाह और बैजा बैजा हो जाती थी इनकी कि भाई ये बड़ा जबरदस्त तरीके से कंपनी को लेके चल रहे हैं। और फिर ये करते क्या थे, ये वाला काम कर रहे, ह्यूज रिवॉर्ड्स इन कॉम्पनसेशन पैकेजेस, कि यार मैंने तो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, तो आप लोगों को तो मुझे तनख्वाह के साथ साथ बोनसेस भी पे करने चाहिए, और वो बोनसेस भी छोटे मोटे नहीं पे करने चाहिए, वो बोनसेस भी टिका के कैश और नॉन कैश दोनों फॉर्म्स में हुआ करते थे। तो आप दोनों हाथों से कंपनी को लूट रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं रहा, लोगों को आप शो कर रहे हैं कि यार प्रॉफिट बहुत हुआ है, कंपनी में से कैश भी निकाल के लेके जाई जा रहे हो, और वो अपनी जेब आप भर रहे हो, आप नॉन कैश बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं, आप कैश बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं, अदर देन सैलरीज बोनसेस भी आप हासिल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली एक ये चीज भी क्या हुई कि इनके गले पड़ी, और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई भी थी इन्होंने, दे अल्टीमेटली प्रूव्ड बैड, और कंपनी को बिठाने में एक रीजन ये भी हुई। टाइम थोड़ा सा कम है, दिल चाह रहा है कि आप लोगों से सवाल पूछूं भी कि आपको समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ टेक्निकल ये जो हम बातें कर रहे हैं। सर आ रही है समझ सर। खूबसूरत किस्म की इन्होंने आप यूं समझ लें, माजरत के साथ, I don't want to sound political, but they were the Zardaris of that time. They were ahead of their time. They were making so much complex किस्म के घपले कि people have had no clue कि ये क्या कर रहे हैं, और वो किए जा रहे थे। और जिस वक्त तक लोगों को समझ में आई उस वक्त तक वो जेबे शेबे भर गए, और फिर खैर बाद में उनके साथ अच्छा भी नहीं हुआ, जैसे वदनान साहब ने बताया भी है। तो दिस ऑफ कोर्स meant that Enron was not generating adequate cash flow। अब वही वाली बात मैंने जो की, प्रॉफिट शो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो कैश की फॉर्म में नहीं आ रहा, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन अपनी वो कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, अब ये जो अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, अग्रेसिव अकाउंटिंग भी एक बाकायदा तौर पे एक टर्म है जो कि इसी के बाद फिर कॉइन की गई कि यार ये अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसीज के दो नंबरियों का ना जरा थोड़ा एक नंबर तरीके से दो नंबरी करना, और वो एक नंबर तरीके से दो नंबरी भी बड़ी जरा टिका के करना ऐसे। और इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं, और ये इवन हमारे यहाँ पे भी टाइम एंड अगेन जो है ये होती रहती हैं। मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस भी करता रहूँगा।
कि इवन फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, PIA, नादरा, ऐसे ऐसे खूबसूरत काम करते हैं कि बंदा कहता है यार किसको बेवकूफ़ आप बना रहे हैं, लेकिन बहरहाल बाज़ दफ़ा बना भी जाते होते हैं। तो लॉ में क्योंकि लूप होल्स होते हैं और अच्छा दिमाग जो होता है वो लूप होल्स को मैनिपुलेट करना जानता होता है। एनी हाउ, this of course meant that Enron was not generating adequate cash flow while spending extravagantly. बहुत ही खुला खर्चा हो रहा था was expansion। और expansion पे खर्चा क्यों हो रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई खर्चा हो ही इसीलिए रहा है कि आप अपनी इन दो नंबरियों को प्रॉपरली कवर दे सकें। अब जो इन्वेस्टमेंट्स आप किए जा रहे हैं 3,000 के करीब, मैंने आपको बताया कि 3,000 के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी रफली, और वो 3,000 के करीब जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसके ऊपर इस तरीके से भी मार्क टू मार्केट के तरीके से भी दो नंबरी किए जा रहे हैं, और प्रॉफिट शो करके और अपने लिए बोनसेस भी लिए जा रहे हैं, और बाकी जो पर्क्स होते हैं वो भी लिए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब वो करेंगे अल्टीमेटली वो अनफोल्ड होगी ये सारी चीज, क्योंकि उन्होंने अमोर्टाइज भी होना है या उन्होंने इम्पेयरमेंट भी उनके ऊपर होनी है। अब इम्पेयरमेंट क्या होती है वो अगेन जरा टाइम हमारे पास कम है, कुदूस साहब अगर नेक्स्ट क्लास में हमें याद दिला सकें तो हम इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि इम्पेयरमेंट क्या होती है। और तो अमोर्टाइजेशन की वजह से आपको कवर भी मिल जाता था कि ये चीजें जो आपने पे की हुई हैं, और वो अगेन एक नॉन कैश आइटम है। डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, अमोर्टाइजेशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो जिस वक्त आपने अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है तो आप इनको अमोर्टाइजेशंस और ये इनका सहारा लेके और प्रॉफिट्स अपने मैनेज कर लेते थे, या उनको इम्पेयरमेंट शो करके, जो कि भी एक नॉन कैश चार्ज होता है। तो नॉन कैश ही मामला चली जा रहा था, माँ सवाए इनके जिनको तनख्वाहों के अलावा बोनसेस भी मिल रहे और बाकी चीज़ें भी इनकी तो अयाशी हुई भी थी। कॉलीग्स ऑफ ये जिसने लिखा है confirm that there was skepticism in the market about Enron's profitability। अब जो तो जरा गहरी नजर रखते हैं उनको तो ये अंदाजा होना शुरू हो गया था कि यार नॉन कैश एक्सपेंसेस भी बड़े रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये नॉन कैश इनकम्स भी बड़ी रिकॉर्ड हो रही हैं, और ये भी हो रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है वो सैलरीज और बोनसेस भी दिए जा रहे हैं। तो पीपल वर स्केप्टिक, वो इनके बारे में सस्पिशियस थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, और ये कोई अंदर से गड़बड़ लगती है तो इस कंपनी के में हाथ ना डालो, बेड़ा गर्क हो जाएगा। Suspicions grew that Enron earnings had been manipulated and they were being manipulated। आ गया हाँ। And in the last summer it, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, and in the last summer and in the late summer 2001 it emerged that its chief financial officer had privately made himself rich at Enron's expense through the off balance sheet vehicles। अब ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होती है, इसका एक जो किसी को पता है कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होती है, जिसका जिक्र इन्होंने ऊपर भी किया था। सर यानी ऐसे एक्सपेंसेस वो कर रहे थे कि जो मेंशन नहीं कर रहे थे, यानी प्राइवेटली अपनी जो पावर्स हैं उनको यूज करके वो मतलब उसमें से विड्रॉ कर रहे थे। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग ये होती है जैसे आपने एसेट लिया हुआ है और आप जो है वो उसको अपनी बैलेंस शीट पे शो ना करें। अब ये कैसे हो सकता है, एसेट भी लिया हुआ है जी और सर, ये सवाल है। आप उसको अपनी बैलेंस शीट पे भी शो ना करें, इसको ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कहते हैं। आसान सा तरीका उसकी जो है वो ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज किराए पे लेना। PIA ये इस किस्म की हरकतें करती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे भी ये काम बहुत ज्यादा होता है। जिस वक्त बैलेंस शीट पोजीशन अपनी आपने करनी है बेहतर, कि जब आप लीज पे कोई लेना, जैसे बैंक से आप लीज पे एसेट लेते हैं, एसेट बैलेंस शीट पे आ जाता है लेकिन करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी बैलेंस शीट पे आएगी। सर लेकिन वो भी तो शो तो कहीं कराना होगा ना।
एक मिनट यार, मैं वो फाइल ढूंढ रहा हूँ जिसमें हम वो लिखते होते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये ज़रा है मज़े मज़े की हैं ये। हम चलिए, आज है 6/12/2020, एनरॉन का हम केस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ऑफ बैलेंस शीट अच्छा जी, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग में एक तो ये है कि अगर आप लेंगे ऑपरेटिंग लीज पे, तो रेंट एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे यार, रेंट एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस टू कैश, ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। और जब आप लेंगे कोई चीज उस पे, पेज से ही शुरू कर देते हैं, कहाँ गया? एक तो यार अंधेरे में बैठा हूँ, ये भी नजर नहीं आ रहा कि लिखी क्या जा रहा हूँ। अच्छा, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गई, ऑपरेटिंग लीज हो गई। अच्छा, अगर फाइनेंस लीज हो, जैसे ये बैंक से लोग लीज पे वो लेते होते हैं, फिर जर्नल एंट्री क्या पास होती है? एसेट अंडर फाइनेंस लीज, ये हो जाएगा डेबिट जब आप एसेट लेंगे, क्योंकि अब आपने एसेट को मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ के लिए परचेज कर लिया है। लायबिलिटी अंडर फाइनेंस लीज क्रेडिट हो जाएगी। एसेट तो बैलेंस शीट पे आएगा ही आएगा, लायबिलिटी भी आ जाएगी। अब लायबिलिटी की वजह से फिर होगा क्या कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशो आपकी खराब हो जाएगी, और डेट टू इक्विटी रेशो खराब हुई तो बैंक्स से कर्जा आसान शराइत के बजाय ज़रा शराइत मुश्किल पे मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो कुद्दूस साहब से, जिनकी रेपुटेशन और क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, और उनमें में भी क्रेडिट रेटिंग देखते हुए भी ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, हिस्ट्री और ये रेशोज और जो उनके फाइनेंशियल्स हैं, ऑब्वियसली आप उसको भी देखते होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ भी आप ध्यान देते हैं, और फिर आप देखते होते हैं कि इनको कर्जा जो है वो किस तरह दिया जाए और किन शराइत पे दिया जाए। तो कुद्दूस साहब को तो हम कर्जा दे रहे हैं ज़रा थोड़ी सी आसान शराइत पे, क्योंकि इनकी ये बहुत ज़्यादा डेट बर्डनड नहीं है। लेकिन जो कंपनी ज़रा ज़्यादा डेट बर्डनड होगी, ये एसेट इसका अपना नहीं है, ये एसेट इसने लीज पे लिया हुआ है, पैसे दे के नहीं लिया हुआ, लीज पे लिया हुआ है, और इसके पैसे अभी इसने देने हैं, ये उधार है इसके ऊपर। तो यहाँ पे फिर ज़रा कुद्दूस साहब को थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू हो जाएगी जब उनको नेक्स्ट टाइम कर्जा चाहिए होगा, तो कर्जा लेने में फिर उनको ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका आसान हल फिर ये ऑपरेटिंग लीज है। अगर आप इस एसेट को बैलेंस शीट पे ना लाना चाहें तो आप एसेट को रेंट पे ले लें। एसेट अगर बैलेंस शीट पे नहीं आएगा तो लायबिलिटी भी बैलेंस शीट पे नहीं आएगी, बैलेंस शीट पोजीशन बेहतर हो जाएगी, कर्जा लेना आपके लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन जो अमंग मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ द ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, दूसरी चीज़ फिर आपके पास जो है वो हो सकती है कंसाइनमेंट है, जैसे वो भी इसकी एक एग्जांपल है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की, वगैरह वगैरह चीज एग्जांपल्स फिर इसकी बहुत सी हैं। एक दो बस चीज़ आपको सिर्फ वाजे करनी थी कि ऑफ बैलेंस शीट, इन्होंने फिर ऑफ बैलेंस शीट तरीके इस्तेमाल किए। ये जो व्हीकल्स कह रहे हैं, ये व्हीकल्स गाड़ियाँ, ट्रक या बसें नहीं हैं, ये व्हीकल्स मीन्स कि उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए
जिससे काम भी हो जाता था, जैसे मैंने आपको एक तरीका ये बताया है इस करंट वाला, काम भी हो गया और चीज़ जो है वो ज़्यादा, उसने आपकी पोजीशन भी ख़राब नहीं की। तो इन्होंने ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग का बेदरेग इस्तेमाल किया। इन्होंने दो नंबरियां छुपाने के लिए बहुत एग्रेसिव किस्म की पॉलिसीज अकाउंटिंग में भी यूज़ की इन्होंने। मर्जर्स भी बहुत से इन्होंने किए, कंपनीज के सॉरी एक्विजिशंस भी की इन्होंने अपनी दो नंबरियां छुपाने के लिए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी की, मार्क टू मार्केट का भी सहारा लिया बहुत खूबसूरत तरीके से। तो सवाल ये बनता है कि अगर ये सारी दो नंबरियां कर रहे थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ सोया हुआ था? अगर ये सारी दो नंबरियां कर रहे थे, अकाउंटेंट्स कहाँ सोए हुए थे? अगर ये सारी दो नंबरियां कर रहे थे, ऑडिटर्स कहाँ सोए हुए थे? अगर ये सारी दो नंबरियां कर रहे थे, तो जो मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं, एनालिस्ट कहाँ मरे हुए थे सारे, सॉरी एनालिस्ट कहाँ सोए हुए थे कि उनको नहीं पता लगा कि यार ये क्या हो रहा है? इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम, कि जिस वक्त लोगों को ये जहन में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता है, उस वक्त इन्होंने ये सारे काम कर दिए और लोगों को फिर बाद में समझने में भी टाइम लगा कि यार ये क्या हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, लेट मी टेल यू। तो खैर, अबाउट दिस टाइम द डॉट कॉम बूम एंडेड सडनली, बबल बर्स्ट हुआ और ये जितने भी वो ई कॉमर्स और ये सारी चीज़ें और वेबसाइट के थ्रू ये इसको हम डॉट कॉम बबल बबल बर्स्ट कहते हैं इसको, जो एकदम हुआ। And for Enron, this coincided with the international power business going radically wrong. The Broadcom business having to be shut down, the water business collapsing, and the electricity services business getting into serious trouble in California. Enron's share price started to slide, and Skilling, appointed chief executive officer in January, resigned in August. एनरॉन्स शेयर प्राइस देन रैपिडली डिक्लाइंड। अब मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आनी शुरू हो गई थी कि यार ये क्या हरकतें हो रही हैं। देन रैपिडली डिक्लाइंड, ट्रिगरिंग रीपेमेंट क्लॉजेज इन दी फाइनेंसिंग व्हीकल्स व्हिच एनरॉन कुडंट हैंडल। अब जब वो शेयर प्राइस डिक्रीज होना शुरू हुई तो जो उन्होंने उधार के एग्रीमेंट्स किए हुए थे उसमें ये चीज शामिल थी कि भाई इतनी शेयर पर अगर शेयर प्राइस इक्विटी डिक्रीज होना शुरू हुई तो आप हमें रीपेमेंट करने के पाबंद होंगे। अगर इक्विटी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो गई, सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज से अगर वो नीचे गई, तो दैट वुड ट्रिगर कि वो इस चीज को इनिशिएट कर देगा कि भाई अब आपको हमें रीपेमेंट कर देनी चाहिए, इससे पहले कि तुम नेगेटिव इक्विटी में चले जाओ और हमें हमारे पैसे बिल्कुल ही डूब जाएं और ना मिल सकें। इस चीज को पहले ही इंश्योर कर लिया जाए कि आप हमें पेमेंट कर देंगे। और एनरॉन के पास ऑब्वियसली उन्होंने तो विंडो ड्रेसिंग की हुई थी, बहुत खूबसूरत पिक्चर शो की हुई थी। एक्चुअल में ये काम था नहीं, पैसे तो उनके पास थे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो पोजीशन में नहीं थे कि वो हैंडल कर सकें। इट्स क्रेडिट रेटिंग वेंट टू जंक स्टेटस, शदीद तरीन वो हो गया जिसको वो कहते हैं कि शदीद तरीन रिस्की इन्वेस्टमेंट हो गई, जंक स्टेटस में चली गई, which caused the share price to collapse and triggering further crystallization of debt obligations. जिन जिन को वो किया हुआ था, शेयर प्राइस का बेड़ा गर्क हुआ और ये बहुत तेजी से नीचे आई थी शेयर प्राइस इनकी। और फिर वो जो बाकी वो जो थे डेट ऑब्लिगेशंस, जो उनके डेट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। बैंक्स रिफ्यूज्ड फर्दर फाइनेंस, suppliers refused to supply, and customers stopped buying. So at the beginning of the December 2001, Enron filed for the biggest bankruptcy the USA had yet seen. मैंने बजाते खुद CNN पे इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुनी हुई है कि एनरॉन जो है वो जब उसका बेड़ा गर्क हुआ
और वो उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की, तो इसकी बाकायदा तौर पे CNN पे ब्रेकिंग न्यूज़ भी जो है वो आई थी. This in turn took down one of the largest accounting firms in the world, Arthur Andersen, which was deemed to have so compromised its professional standards in its dealing with its client Enron that it was in many ways complicit in Enron's criminal behavior. दुनिया की टॉप की जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, ऑर्थर एंडरसन थी, ये दुनिया की टॉप की ऑडिट और कंसल्टेंसी फर्म्स थी. इन्हीं ऑर्थर एंडरसन का हम एक केस और भी पढ़ेंगे कि उसमें भी ये ही उसका ऑडिट कर रहे थे और वहां पे भी इसी किस्म की दो नंबरियां हो रही थी और इन्होंने उसको बिल्कुल वो नहीं किया, तो इनका बाद में लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था. तो अब खैर मैं क्योंकि ज़रा ये ऑडिट वाली फील्ड से काफ़ी अरसा हुआ बाहर निकल आया हूँ, तो मुझे अब लेटेस्ट सिचुएशन नहीं पता कि इनका लाइसेंस रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन एज पर माई नॉलेज, जो कि ठीक भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, लेकिन एज पर माई नॉलेज 2013 तक तो ऑर्थर एंडरसन का लाइसेंस भी जो है वो, जो इनको ये है कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी ऑडिट की सर्विसेज के अगेंस्ट वो था, वो इनका लाइसेंस कैंसिल था, 2013 तक रिन्यू नहीं हुआ था. मुझे नहीं पता कि अब हो गया कि नहीं हुआ. तो Enron didn't start out as an unethical business, as we have seen in this case study. What introduced the virus was the pursuit of personal wealth via very rapid growth. This led to the introduction of quite extreme incentive schemes to attract, motivate very bright and driven people, which in turn led to an unhealthy focus on short-term earnings. अब ये वही है कि अनएथिकल बिजनेस था नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों की लालच ने इसका बेड़ा गर्क किया. The next step was naturally to look at how earnings could be messaged to achieve the aggressive revenue and earnings targets, since the massaged figures for growth in earnings still left a shortfall in cash. Enron quickly maxed out on its borrowing abilities. अब आपके ऑब्वियसली बैंक्स ने भी जब कर्जा देखना होता है तो वो इन सारी चीज़ों को देखता है कि यार कर्जा ले तो रहे हो, वापस कैसे करोगे. जैसे IMF हमारे साथ करता है कि यार कर्जा तो ले लोगे, फला चीज़ आपको हमें ठीक करके देनी होगी, तो ठीक है हम नई किस्त इशू कर देंगे, नहीं करके दोगे तो फिर हम नई किस्त भी इशू नहीं करेंगे, जैसे वो भी कर भी नहीं रहे थे. और ये फिर जो है वो हम नाक रगड़ रहे हैं उनके सामने कि भैया आप हमें वो कर दें. हम ज़रा टाइम क्योंकि थोड़ा सा हम कम है हमारे पास, तो लेट अस फोकस ऑन दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एक तो एथिकल कल्चर जो है वो होना चाहिए. हैविंग एस्टैब्लिश्ड दैट एनरॉन्स कल्चर बिकेम प्रोग्रेसिवली मोर डेफिशिएंट in this regard, let's consider briefly the impact of this failure in business ethics on other rules. Clear goal shared by all key stakeholders. अब यहाँ से ही जो लॉ में आपने वो जो एजेंसी प्रिंसिपल या एजेंसी रूल जो आपने देखा होगा, वो यहीं से ही फिर आगे वो चला के यार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो किसका पर्पस जो है वो फुलफिल करें, वो शेयर होल्डर्स को जहन में रखें और शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं, या वो कंपनी की सिचुएशन देखें और कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं. ले एंड पर्टिकुलरली स्किलिंग engendered in all the staff of Enron the goal of driving up the share price to the virtual exclusion of all else. कि बस शेयर प्राइस जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप वो कर लें. ये सबसे पहली गलती जो कि उन्होंने की. द गोल ऑफ अचीविंग अ लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ स्टेबल कस्टमर बेस took a distant second place to signing up deals. बजाय इसके कि वो कस्टमर की तरफ फोकस करें और फोकस उनका लॉन्ग टर्म हो, कि कस्टमर बेस डेवलप की जाए, अपनी आइडेंटिटी और कस्टमर्स के नंबर्स बढ़ाए जाए.
उन्होंने कहा कि यार वो बिल्कुल साइड पे कर दो भाई, जो शेयर प्राइस है वो असल चीज़ है। अगर कंपनी लोगों की नज़र में अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता है। In California, the customers were deliberately exploited by the traders to maximum extent that their ingenuity could achieve. जितना जैसे पाकिस्तान में चलता है, प्लीज डोंट माइंड माय लैंग्वेज एंड माय कमेंट, लेकिन आप जितना लोगों को, अगेन मेरी जरा जुबान को माइंड ना कीजिएगा, जितना आप चूना लगा सकते हैं, जितना दिमाग आपका चूना लगाने का चलता है उतना लगा दें। तो यही काम वो भी वहां पे भी कैलिफोर्निया में भी चल रहा था। टू द मैक्सिमम इन एक्सटेंट देयर इंजेन्युइटी कुड अचीव, जितना जहन उनका चल सकता था और जितना आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, उतना बना के आप उनको एक्सप्लॉइट करके और आप उनसे पैसे वसूल कर लें। इवन इंटरनली the chief finance officer's funding scheme was designed to make him rich at his employer's expense. अब वो जो हमने अभी इंसेंटिव स्कीम्स की बात की थी, वो चीज़ भी यहाँ पे आ गया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जी, एज अ मैकेंजी कंसल्टेंट स्पेशलाइजिंग इन स्ट्रेटजी, Skilling had a very clear vision, at least initially, of what he wanted Enron to achieve. However, he wasn't interested in management per se and allowed operational management to wither. But his vision of a huge trading enterprise wasn't carried down to the next level of developing and implementing practical business plans, and as evidenced by his crazy launch into the broadband, a field in which he had no personal knowledge or experience, and in which Enron had almost no capability or likelihood of raising the funds required to implement the project. अब वो यही है कि ठीक है, कंपनी बड़ी होनी चाहिए, और जैसे मैंने कॉन्ग्लोमरेट की भी आपको एग्जांपल दी, कि ऐसी कंपनियों को कॉन्ग्लोमरेट्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा वो हो जाएं, इतने ज्यादा जहन में लफ्ज जो है वो मेरे यार वो जहन में लफ्ज नहीं आ रहा, सॉरी, ग्रीडी इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, लेकिन आप इतने ज्यादा वो हो जाएं, सर सेल्फिश। सेल्फिश या ग्रीडी तो यार एक ही हो जाएगा, वो जो नहीं होते, एम्बिशियस इज द प्रॉपर वर्ड। आप इतने एम्बिशियस हो जाएं, ओवर एम्बिशियस हो जाएं कि आप हर जगह ही छलांगे मारी जा रहे हैं कि यार भाई जो आपकी लाइन है, इफ यू थिंक कि आप, जैसे वाटर बिजनेस है उसमें आप जा सकते हैं, आप अपनी जो कस्टमर बेस है, आप अमेरिका में हैं, आप यूरोप में कहाँ घुस रहे हैं, और अमेरिकन का way of doing business is entirely different. American people have an entirely different psyche than Europeans. Europeans are much stubborn. आप अपना इलाका छोड़ के एक दूसरे इलाके में जा रहे हैं, और दूसरे इलाके में भी जाके और आप एक बिल्कुल ऐसे बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जिसका कोई आपसे लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होने की निशानी है। बहुत ही ज़्यादा आपने छलांग मार दी, और वो छलांग फिर जो है वो उसकी वजह से हुआ क्या कि आपकी टांग ही टूट गई। ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर एट डिलीवरी, Skilling became COO, Chief Operating Officer, on the departure of a very tough and experienced predecessor. जो इससे पहले वाला बंदा था वो काफ़ी, even at that point, Enron had been expanding at a rate which outran its ability to set up appropriate and adequate administrative systems and controls. Added to which, it had always been short of funds. Skilling's lack of interest in operational management meant that on his appointment at CEO, he made a poor situation much worse by making bad managerial appointments. His focus on rapid growth incentivized by very generous compensation schemes and with inadequate spending controls created a totally dysfunctional organization. विजन के लिहाज से आप यू कैन डिबेट के विजनरी आदमी था कि कंपनी को आगे लेके जाना चाहता था, बट ही वॉजंट अ गुड मैनेजर।
कि खाली विजन सोचना नहीं होता, फिर उसको उसमें जान भी डालनी होती है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। जैसे अभी पाकिस्तान में भी हो रहा है कि आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल अगेन, बट चीज़ें ज़रा थोड़ी सी रेलिवेंट हैं। खाली सोच लेना और प्लीज़ डोंट माइंड माइंड लैंग्वेज, फड़ मार देना कि यार यूं कर लेंगे इज समथिंग डिफरेंट। और फिर जब आप वो करने की सलाहियत आप में है भी या नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, क्या आप उसमें जान डाल भी सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे जो आप बात कर रहे हैं, दैट्स इंटायरली डिफरेंट थिंग। तो जो स्किलिंग साहब थे ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए और नई नई चीज़ें लेके आने के लिए और आइडियाज़ लेके आने के लिए और एक्सपेंशन के लिए, ही कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, बट बीइंग दी COO, क्योंकि ऑपरेशंस पर आप नहीं संभालने और आप एक ऐसे बंदे को लगा रहे हैं जो कि ऑपरेशन संभाल नहीं सकता है, तो फिर कंपनी का यही हाल होगा। उसका अपना काम ये था कि वो एक्सपेंशन की तरफ लेके जाए और वो उस तरफ ले गया, लेकिन अब उसे एक्सपेंशन को मैनेज कैसे किया जाए ये उसका कप ऑफ टी नहीं था, और अल्टीमेटली बेड़ा गर्क कंपनी का हुआ, जैसे हमारा भी हो रहा है। From the early stages, Enron's focus on earnings and share price growth and the related financial incentives led to a necessary lack of transparency as the figures were fiddled. उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, मैनेज किया गया था इन सारी चीज़ों को। One could argue that Enron felt very much accountable to their shareholders for delivering consistent above average growth in Enron's market capitalization. However, this growth was achieved by subterfuge and deception. अब जैसे मैंने आपको 3-4 मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, एनरॉन एक बहुत ही डीप और बहुत ही वास्ट किस्म की प्रॉब्लम्स को ये बड़ी खूबसूरत एक केस स्टडी है कि अगर बंदा देखे कि यार चीज़ें ख़राब कैसे की जाती हैं और चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको किसको सर्व करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को करना चाहिए, कंपनी को करना चाहिए, अपनी वो चीज़ें लेके आए, करें क्या। तो certainly the dealings in California were as far as transparent as it was possible. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे वो चीज़ें भी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। मैंने आपके साथ जिक्र किया था, यहाँ के स्टडी में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि उन्होंने सेलिब्रिटीज़ रखे हुए थे और एंड दे हैड नो क्लू कि ये जो अंदर खाने जो काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे लोग भी उन्होंने बिठा दिए कि जी ये अगर होगा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे तो कस्टमर्स को और लॉ मेकर्स को ज़रा थोड़ी सी एक एक वो आएगी, तसल्ली आएगी कि यार ये बंदा अगर ये काम कर सकता है तो या ये इसके साथ है तो फिर इसका मतलब है बात ठीक ही होगी, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी। The flaws in Enron should have been spotted from early on, and indeed were periodically commented on by various observers from the early 90s onward. If independent ethical and corporate governance surveys had been conducted by the independent parties, they would have highlighted the growing problems. एक आध बंदा ऑब्वियसली, कुछ ऐसे लोग हर सोसाइटी में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, जो कि सिचुएशन ख़राब होती बहुत पहले से देख लेते हैं और वो कमेंट करते हैं कि यार ये काम ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे लोगों की सुनी किसी जगह पे भी नहीं जाती है, अनफॉर्चुनेटली। One would conclude from this survey in June 2000 that neither customers, suppliers, financiers, nor local communities rated Enron's morality in terms of business ethics. एथिक्स की तो बात ही नहीं हो रही थी कि यार ये जो हो रहा है, जो कैलिफोर्निया में जो इनका ऑपरेशंस हैं वो कैसे चल रहे हैं, ये जो एक्सपेंशन जो रैपिड हो रही है ये क्या हो रही है, ये जो मास्क किया जा रहा है इंटेंजिबल्स के थ्रू ये क्या हो रहा है, जो मार्क टू मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर करके और ये प्रॉफिट दिखाई जा रहे हैं जो कि प्रॉफिट एक्चुअली में है नहीं, ये हो क्या रहा है। लोग इस पे नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि क्या बात है भाई, कंपनी ने पिछले साल जो है वो 2 अरब प्रॉफिट कमाया था, तो इस दफा उन्होंने 4 अरब कमा लिया, तो भाई जबरदस्त कंपनी हो गई।
और कंपनी की शेयर प्राइस तो बहुत ही अच्छी जा रही है, तो क्या बात। Customers and local communities thought they were breaking regulations. Customers and suppliers thought they were probably bending their own rules. Customers, shareholders, supplier, financiers, and local communities thought they were not truly honest. अब तीन चार चीजें जो इसमें कॉमन है वो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, फाइनेंसियर्स हैं। ये तकरीबन आपको तीनों चारों पॉइंट्स में मिल ही रहे हैं कि ये सब ही इनकी पॉलिसीज से खुश नहीं थे, बट नोबडी केम अप। और उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे इतनी वो रिप्रेजेंटेशन और उस पे कमेटीज और चेक्स एंड बैलेंसेस थे भी नहीं, जिसकी वजह से ये सारा काम जो है वो खराब होना शुरू हुआ। It is clear with the benefit of hindsight that what started out as an imaginative and groundbreaking idea, which transformed the natural gas supply industry, rapidly evolved into a megalomaniac vision of creating a world-leading company. Intellectual self-confidence mutated into contempt for traditional business models and created an environment in which top management became divorced from reality. The obsessive focus on driving the share price obscured the lack of basic controls and benchmarks, and the progressive dishonesty in generating revenue and earning figures in order to deceive the stock market led to the management deceiving themselves about the true situation. सारी चीजें जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे हैं। Right up to nearly the end, Enron complied with all its regulatory requirements. The failings in these regulations led directly to the Sarbanes-Oxley. ये अब Sarbanes-Oxley एक्ट फिर आया 2001 में। अमेरिकन कांग्रेस ने फिर इस सिचुएशन पे बाकायदा डेलिब्रेशंस हुई। अब ये इतना इम्पोर्टेंट केस है कि इसके ऊपर उनके पार्लियामेंट में, उनके सेनेट में बाकायदा डिस्कशन हुई और बाकायदा तौर पे कानून पास किया गया जिसको सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट कहते हैं। But all extra reporting in Sarbanes-Oxley Act didn't prevent the global financial meltdown in 2008 as banks gamed the regulatory system. याद रखिएगा कि रूल्स जो हैं वो जितने मर्जी आप अच्छे बना लें, हमेशा उसमें कोई ना कोई लूप होल डेफिनेटली होता है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज जो होती है वो जर्नल होती है। और हमेशा खूबसूरत दिमाग इन रूल्स को मैनिपुलेट करना जानता होता है, और उसकी वजह से इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। आप रूल्स बनाएंगे, लोग उन्हीं रूल्स में से कोई ना कोई कहानी मजीद निकाल लेंगे, फिर बात वहाँ से आगे चली जाएगी, फिर उसमें से कहानी को मजीद निकल आएगी, फिर उसमें चेंजेस। तो ये चेंजेस होती रहती हैं, दिस चेंज इज़ इनएविटेबल। लेकिन बहरहाल जो इसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कमेटीज़ बनाने की बात हुई पहली दफ़ा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एनरॉन के बाद अगर हम इसका बैकड्रॉप देख लें तो या इसको कंक्लूड करें, क्योंकि टाइम तो हमारा हो गया। तो एक तो ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे स्पेशलिस्ट लोग लाए जाए, अपनी अपनी फील्ड का बंदा लाया जाए। नंबर 2, कमेटीज बनाई जाए। नंबर 3, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी लाए जाएं, जो कि हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देख भी लिया है कि एग्जेक्टिव कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑडिटर हैं, ऑडिटर के ऊपर भी काफ़ी किस्म की पाबंदियां लगी कि यार कोई भी ऑडिट फर्म जो है वो मुसलसल, जैसे ये कर रहे थे कि 9 साल या 10 साल ऑडिट कर रहे थे, उन्होंने कहा यार इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए। एक ही ऑडिट फर्म है, वही ऑडिट किए जा रहे हैं। तो कंप्लेसेंसी आ जाती है जब आपको पता होता है यार ये फला एरिया बस इनका हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इनके मामलात ख़राब हैं, बाकी काम इनका ठीक ही होगा। तो जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेस प्रॉपरली आपने आइडेंटिफाई नहीं की,
आपने प्रॉपरली अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाए नहीं होंगे, आपने उनको सजेशंस दी नहीं होंगी, आपने रिस्क असेसमेंट जो आपने की वो आपने इसका मतलब है ठीक नहीं की, क्योंकि यू गॉट कंप्लेसेंट कि यार ये तो नेक्स्ट टाइम भी ऑडिट हमें मिल ही जाएगा। और फिर उसमें और भी चेंजेस काफ़ी हुई कि ऑडिटर जो है अगर वो एक ही फर्म टैक्स भी दे रही है और टैक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है और कंसल्टेंसी भी दे रही है और ऑडिट भी कर रही है, तो भाई उसकी तो जो जजमेंट और उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी जो कि फिर इसकी वजह से सर्वेंस ऑक्सली एक्ट फिर हमारे यहाँ पे भी 2002 में, जैसे मैंने आपको बताया, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया और कि भाई हमारे यहाँ पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह तो बात जो है वो नहीं चलेगी। चेक्स एंड बैलेंसेस इंप्रूव हुए, लेकिन फिर भी स्टिल घपले और दो नंबरियां होती रही, जो कि हम टाइम एंड अगेन हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। होपफुली आज की डिस्कशन से आपको कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ सीखने का कुछ मौका मिल गया होगा। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल या कोई केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो उससे रिलेवेंट होगा। ठीक है जी खावर साहब? जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर। बोरिंग तो नहीं हो गया था यार बहुत ज़्यादा? मैं आज बहुत ज़्यादा ही बोलता रहा हूँ। नहीं सर, केस सर स्टडी भी थ्योरी मज़े की थी, कंपनी का अच्छा डेटा था, ठीक ही था। लेकिन वो बस वो टाइम असल में कम था और ये 4 के 4 पेजेस समझाने भी थे, तो बस इस वजह से आज मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ इंगेज कर नहीं पाया। नहीं सर, बेहतरीन था, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी काजी, तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है? यार कुछ आ रहा है अभी। और राजा जी, यार ये वही वाली क्लास है ना वो जो सर ने उस दिन कहा था कि मैं लेता हूँ और उसके बाद मैं एंटर होने की करता रहा हूँ, उस लिंक में इन्होंने ऐड ही नहीं किया। मुझे अभी याद आया ये वो वाली क्लास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहना भूल गया कि सर मैं लॉगिन एंटर होना है, तो मुझे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैं कहाँ से आता फिर क्लास में। अदनान ने याद है कहा था कि मैं सर से बात करता हूँ कि ये क्लास आज ना लें। मैं भी ढीला पड़ गया, मैंने आधे घंटे बाद देखा तो पता चला जी क्लास में एंटर ही नहीं हो, कुछ करने दे रहा मुझे। और यार हमने कौन सा की थी, मैंने भी अभी वो उन्होंने नाम लिया है ना, तो तूने कहा मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, मैंने इतनी देर में वो 5-6 लाइनें बस पढ़ ली, जान छुड़ाई है। तो यार खबर बात सुन। सही है यार, मुझे पता ही नहीं था ना सारी बात का। हाँ जी बोल। तूने टैब के लिए वो एप्लीकेशन दे दी है? 20,200 नहीं दी, मैंने दी है। नहीं दी। नहीं, टैब की एप्लीकेशन यार, टैब करने के लिए फीस नहीं, एप्लीकेशन। नहीं सैप की एप्लीकेशन कोई नहीं दी। और फीस नहीं में दी से ना फीस यार, की अभी तो बात। नोटिफिकेशन ही कोई नहीं आया, अभी तो सिर्फ जस्ट बात हुई है। अच्छा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा कावरे तो और फिर कोई क्लास है नहीं? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यार सीजीएल की होनी थी, अब वो तो सर ने नहीं जिक्र किया, मैं भी चुप कर गया इसीलिए। और शाम को 7 बजे क्लास है सरफराज साहब के साथ, अगर उन्होंने ली तो, कोई फैमिली इमरजेंसी ना हुई तो। रेडियो उनकी यार, रेडियो की क्लास है। जो ही क्लास के टाइम होता है ना, तो उनकी फैमिली इमरजेंसी हो जाती है। कोई नहीं यार, क्या पता। बस यार अल्लाह माफ करे, अभी तक वही बात है कि उनकी क्लास एक भी नहीं हुई। रेडियो पाकिस्तान पे थी वैसे। हाँ। चलो हसीब यार, क्या जो भी। करना है, स्नैप ही है ना फिर। हाँ ये रहा सैप सैप ही है, दूसरा नहीं, मेरा थीसिस में स्क्रैच पागल ही है। है। हाथ डाल दे तो पता चले होए ना। कितनी फीस कह रहे हैं ये लोग? यार 18 क्या पता हो। हैं? 18,000 क्या पता हो। क्यों, पिछले सालों में 15-15 देते हैं, अब 18 किस चीज में? पिछले साल जो है वो, हाँ ये 15 या 18 इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। सर जी सिंपल बात है, मैं तो बात भी करूंगा ना, ना तो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, ना कोई कॉस्ट बियर हो रही है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, किस चीज के हाँ, फीस बढ़ाए जा रहे हैं? ऐसा ही है। इनको तो एथिकली चाहिए कि एग्जाम फी भी हमसे 3,500 ना लें।
सारा कुछ हम पेपर्स अपने पास से लगा रहे हैं, इंटरनेट कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यार कौन सुनता है यार, यही तो मसले हैं इन लोगों के। आखिरी सेमेस्टर है, मेरा ख्याल है निकालें किसी तरीके से। बस चलो यार, यार, गुजरे जान छुटे। सही बात है। अल्लाह खैर करे यार। चलो ठीक है, फिर शाम को देखते हैं अगर क्लास हुई 7:30 बजे तो। ओके। एजाज साहब की कब होनी है, कोई आइडिया? कोई पता नहीं यार। नहीं पता। नहीं यार, कोई पता नहीं। होगी नहीं होगी, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो गए हैं उनकी कोई क्लास नहीं हुई, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। बस वो भी इसी तरह ही आएंगे, बुड़ मार के कहेंगे जी बस यही है, इसी तरह है। हाँ, यही करेंगे ना, और क्या। मेकअप क्लासेस रख लेंगे, 10-11 बजे तक क्लासेस लेंगे, दिमाग खराब करेंगे। रोज में किसी भी टाइम क्लास रख लेंगे बस। हाँ, रात 10 बजे से 12 बजे वाली क्लास लगा देंगे। हम्म। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। 10 से 11 तक लेक्चर देंगे, फिर कहेंगे ये टाइम ज़ाया करा दिया तुमने। फिर हाँ 11 ना। से जो है वो 11:15 तक इंजन गर्म होगा, फिर 11:15 से 12 बजे तक पढ़ाएंगे। 10 मिनट का क्या है कि 1 घंटा पूरा गुजार देंगे। वो ये राजा जी, क्या करे बंदा इन लोगों का। बस यार, वो आखिरी सेमेस्टर जान छूटे, किसी को वो मशवरा उधर नहीं ये मार रहा है अपना सकलैन जो है, देता। हाँ। मैं स्टोरियां देख रहा था व्हाट्सएप पे उसकी लगी हुई। कोई सकलैन नहीं। उधर ये नोट शोट उड़ा रहे हैं अपना। ये क्या नाम है, नया नया पीओ जो बना है अपना, हाँ, नहीं। नाम साहब। नाम साहब कुछ देर एंटर हुए हैं, ना जवाब दिए और चले गए हैं। अच्छा, क्विज कब है यार? किस चीज का? पता नहीं। यही जो अभी हुआ, GRE की क्लास थी या CGL की यार ये तो मुझे भी नहीं पता। क्लास थी? कौन सी है बता। आज वाली? हाँ। खैर जा। ये GRE की।